नमस्कार। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो कि देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, श्री रंजन गोगोई। हम उनके जो सुप्रीम कोर्ट का उनका कार्यकाल रहा है या उनकी जो एक वकालत से जुड़ी जो उनकी गतिविधियां रही हैं, उनका अनुभव रहा, उनका कार्यकाल रहा है, हम इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम टीका टिप्पणी इस समय करने उस पे जा रहे हैं जो कि उन्होंने अभी राज्यसभा सदस्य के रूप में जो उन्होंने बताया कार्यकाल उनका रहा है। रंजन गोगोई महोदय एक ऐसे हैं जिन्होंने कि सीजेआई से रिटायर्ड होने के मात्र 4 महीने के अंदर उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति, उनको ऑफर की पेशकश की, जिसको उन्होंने तुरंत लपक लिया। और जब आलोचना होने लगी कि भाई आप एक सीजेआई रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो जो एक चर्चा आजकल देश में कई समय से चल रही है कूलिंग ऑफ पीरियड की, तो जैसे सीएजी होता है, जो आपका ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसको 2 वर्ष की कूलिंग ऑफ पीरियड उनके लिए कि उसके बाद उनको ऐसी कोई नियुक्ति सरकार में नहीं दी जा सकती सीएजी पद से हटने के बाद। यही स्थिति सीजेआई के लिए, जो मुख्य न्यायाधीश के लिए भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड की चर्चा चल रही। हालांकि अभी तक वो मूर्त रूप वो चर्चा नहीं, इस पर कोई कानून नहीं बना है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है, पर कहा यही जाता है, सुझाव यही दिया जाता है विधिवेत्ताओं की वजह से, उनकी तरफ से, कुछ बुद्धिजीवियों की तरफ से, कि इनको भी एक कूलिंग ऑफ पीरियड किया जाए। पर ऐसा क्योंकि नहीं है, तो रंजन गोगोई ने उसका फायदा उठा करके राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली। और ग्रहण करने के बाद जब आलोचना उनकी होने लगी तो उन्होंने तर्क दिए कि हमने क्यों स्वीकार करी। एक भारत के प्रधान न्यायाधीश का एक बड़ा पद होता है, बड़ा ओहदा होता है। आपने वहां वो पद पे रहने के बाद एक राज्यसभा सदस्य के रूप आप में चले आए। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ओहदे के हिसाब से माननीय राज्यसभा सांसद भी होते हैं, लोकसभा सांसद भी माननीय माने जाते हैं, पर एक ओहदे के अगर तुलना की जाए तो उसमें कमतर ही माना जाएगा। पर आपने उसको लपका, और लपकने के बाद आपने उस पर तर्क दिया कि साहब हमने इसको, जब आलोचना, उसको आलोचकों को मुंह बंद करने के लिए उन्होंने कुछ बातें कही, उन बातों को सुनिए जो उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बोला कि भाई विधायिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग की जरूरत है, इसलिए वो राज्यसभा सदस्य बने हैं। न्यायपालिका की आवाज सदन में पहुंचाना जरूरी है, इस वजह से हम वो राज्यसभा सदस्य बने हैं। और उन्होंने एक कारण बताया कि उत्तर पूर्व, रंजन गोगोई भी पूर्वोत्तर के से असम से आते हैं, तो उन्होंने वहां कहा कि साहब उत्तर पूर्व और न्यायिक मुद्दों पर सदन में आवाज उठाना है, इसलिए हम राज्यसभा सदस्य बने हैं। बातें बड़ी बड़ी करी, पर जो उनका परफॉर्मेंस रहा है वो इन बातों से बिल्कुल उलट रहा है। 6 वर्ष, अभी वो पिछले इसी हफ्ते वो रिटायर्ड हुए हैं, उनका 6 वर्ष पूरा हो चुका राज्यसभा सदस्य के रूप में, तो रिटायर्ड हुए हैं। इसलिए अब ये टीका टिप्पणी उनके परफॉर्मेंस में हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले, ऐसा अच्छा सोच रखने वाले के बारे में माना यह जा सकता रहा है कि साहब वो बड़े सक्रिय रहेंगे, राज्यसभा में बहसों में शामिल होंगे, अपना निजी विधेयक लेके आएंगे और एक अपनी अच्छी खासी सक्रियता जो होती वो दिखाएंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके हिसाब से 6 वर्षों में उन्होंने केवल उनकी उपस्थिति सदन में 53% रही, जबकि औसतन जो है सदस्यों की उपस्थिति 80% होती है। इसके अलावा और सुनिए उन्होंने क्या किया। 6 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा, किसी मुद्दे पर सवाल नहीं किया, जबकि आम सांसद जो है 6 वर्षों में करीब 270 सवाल जो है वो अपनी तरफ से पुटअप करते हैं, सदन में रखते हैं, उस पर चर्चा होती है, बहस होती है।
सरकार को जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा जो और उनकी तरफ से निष्क्रियता का एक और नमूना सामने आता है कि उन्होंने अपनी ओर से 6 वर्षों में एक भी निजी विधेयक नहीं पेश किया, किसी भी विषय पर बहस में हिस्सा नहीं लिया सिवाय एक के। 6 वर्षों में उन्होंने केवल एक बहस में भाग लिया, और वो बहस कौन सी थी? अगस्त 2023 में दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर के एक चर्चा हुई जिसमें उन्होंने भाग लिया, और भाग लेकर के जाहिर बात है क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने उनको वहां पे नामित किया था सदस्य के रूप में राज्यसभा में, लिहाजा उन्होंने अपने केंद्र सरकार भाजपा की जो केंद्र सरकार उसका पक्ष लिया उस विधेयक की चर्चा में। बस इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि हम उत्तर पूर्व का न्यायिक मुद्दों को उठाएंगे, हम विधायिका और न्यायपालिका के बीच सहयोग क्योंकि बहुत ज़रूरी है इसलिए हम सदस्य बने हैं, राज्यसभा में आए हैं, न्यायपालिका की आवाज़ हमको सदन में उठाना, ऐसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करने वाले का परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो रहा है। ये रंजन गोगोई का प्रदर्शन रहा है। तो सवाल अब यही उठ रहा है, बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिरकार वो उनका क्या मकसद था राज्यसभा सदस्य बनने का, जबकि उनका प्रदर्शन बिल्कुल ज़ीरो माना जा सकता है। तो बात यहाँ पर अब जब इस पे चर्चा, जब उस हल्का सिद्धांतवेशन होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो चर्चा ये सामने आती है कि क्योंकि उन्होंने अपने CJI रहते, मुख्य न्यायाधीश भारत के रहते हुए उन्होंने राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर जैसे विषय पर एक अहम बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने सुनाया, और राफेल डील जो फ्रांस से हुई थी जिसमें कि विपक्षी कांग्रेस ने मोदी सरकार को बहुत घेराबंदी कर रखी थी, उसका मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसमें भी राफेल के सौदे में भी जो निर्णय लिया गया वो सरकार के पक्ष में लिया गया, और ये एक क्लीन चिट सरकार को प्रकार से दी गई कि राफेल सौदे में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, ये एक सरकार को बल दिया गया। तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि एक राम मंदिर का ऐतिहासिक निर्णय गोगोई के अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने लिया, और राफेल डील वाले सौदे की जो विवाद था उसमें जो याचिका को खारिज कर दिया गया और एक प्रकार सरकार को क्लीन चिट दे दी गई, इसका इनाम मिला उनको राज्यसभा सदस्यता के रूप में, जिसको कि गोगोई महोदय ने बहुत तुरंत बिना लपकने में कोई देर नहीं करी, बातें खूब करी पर काम कुछ नहीं किया। ये तो गोगोई की स्थिति है। अब उनकी चर्चा ये एक हम लोग करते हैं कि आखिरकार ऐसा गोगोई ने किया क्यों, जबकि उन्होंने काफ़ी कुछ उनसे उम्मीद की जा सकती थी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उनका अगर एक बैकग्राउंड देखा जाए तो वो, हालांकि वो खुद राजनीति में नहीं रहकर अपने कैरियर में पेशा वकालत चुना, पर उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो राजनीतिक है। असम से वो आते हैं, असम का एक अहोम, कोई इनका ताई अहोम समुदाय का वो ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता केशव चंद्र गोगोई वो असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ये बात दीगर है कि वो असम के मुख्यमंत्री जिनके पिताजी हैं केशव चंद्र गोगोई केवल 66 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री रहे हैं, पर एक उनके नाम के सामने पूर्व मुख्यमंत्री जुड़ गया। तो बैकग्राउंड उनका रहा है, कांग्रेसी नेता रहे हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड भी उनका राजनीतिक रहा है। तो जाहिर बात है कि एक प्रभावी परिवार से निकले वो हैं, तो उनको आगे भी काफ़ी अच्छी वकालत में उनके अनुभव का उनको एक इनाम के रूप उनको CJI देश का प्रधान न्यायाधीश बनाया गया, ये उनकी काबिलियत है। और राज्यसभा में पहुँचे, फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस का है, पिताजी कांग्रेस के नेता रहे हैं, पिताजी कांग्रेस की तरफ से असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी जो माता जी रही हैं वो भी एक अहोम राजवंश से उनका जुड़ाव रहा है। यानी
परिवार पूरा बड़ा इन्फ्लुएंशियल परिवार एक असम का माना जा सकता है। तो ऐसे इन्फ्लुएंशियल परिवार से निकले, एक अच्छी पेशे में लगे, एक ऐतिहासिक फैसले दिए, फिर उन्होंने एक प्रकार से राज्यसभा की सदस्यता लेकर एक प्रकार से अपनी एक सारी जो उनके अपने प्रयास हैं, अपनी मेहनत है, अपना नाम है, एक एक फजीहत सी कराई है राज्यसभा की सदस्यता लेकर के। और सदस्यता के बाद जो वहाँ पे जीरो परफॉर्मेंस जो उनका रहा, जो जीरो प्रदर्शन रहा, जो निष्क्रिय प्रदर्शन रहा, एक प्रकार से अगर पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस निष्क्रियता की श्रेणी में आता है। होना तो ये चाहिए था कि इतनी आलोचना के बाद वो अपने को एक सक्रियता सदन में दिखा करके एक अहम मुद्दों को पेश करते, बहस करते, नए एक बिल, निजी प्राइवेट बिल लेके आते, उस पर चर्चा करते, एक वाइब्रेंट, अगर उनकी उपस्थिति वहाँ 6 साल तक होती तो हो सकता है कि उनकी जो आलोचना आज हो रही है, उनके लिए जो कई किरकिरी उनकी हो रही है, उनको कई लोग मतलब उनके उंगली उठा रहे हैं उनके प्रदर्शन को लेकर के, वो आज स्थिति ना आती। ये कम से कम ऐसे इस पद पर रहे व्यक्ति के लिए जो एक सम्मानीय पद पे रहे हैं और उनका ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन दूसरी नियुक्ति लपक करके लेने का शर्मनाक प्रदर्शन करने की स्थिति न बनाई जाती तो ठीक रहता। अब स्थिति क्या है कि अब उनका नाम जब भी सामने आएगा तो उनके इस परफॉर्मेंस से जोड़कर उनको देखा जाएगा। उनका सीजीआई के बतौर सीजीआई जो उन्होंने काम किया है, जो फैसले दिए, जो ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं उनकी होगी। उनकी चर्चा राज्यसभा सदस्य के रूप में जीरो निष्क्रियता, जीरो प्रदर्शन पर चर्चा ज्यादा उनकी होगी। एक चीज और बताएं आपको कि ये वही रंजन गोगोई हैं जिन्होंने इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4-3 और जजों के साथ मिल करके मीडिया के सामने रूबरू हुए हैं ये लोग। और वो भी इसलिए रूबरू हुए कि तत्कालीन सीजीआई जो रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे दीपक मिश्रा, उनके खिलाफ इन्होंने मीडिया प्रेस से लोग चार जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के रहे वो मिले। उन्होंने तत्कालीन जो सीजीआई दीपक मिश्रा थे उनके जो बेंच को जो केसेस अलॉट करने की जो उनकी जो तरीका है, उनका सिस्टम, जो उस पर उंगली उठाई, एक खुलकर मीडिया के सामने ये लोग आए और खुलकर एक प्रकार से अपने जो बॉस रहे सीजीआई उनके प्रकार से उनके प्रदर्शन पर, उनके परफॉर्मेंस पर अंगुली उठाई। पर आप देखिए सिस्टम कितना एक गर्मापूर्ण होता है कि उन्हीं दीपक मिश्रा महोदय ने, जब माननीय दीपक मिश्रा ने जब रिटायर्ड हुए तो अपना उत्तराधिकारी जो है इन्हीं रंजन गोगोई को ही चुना और उसके बाद ही ये सीजीआई बने, मुख्य न्यायाधीश बने रंजन गोगोई। एक वो सिस्टम है जिसमें कि कोई सुपरसीड किसी को नहीं किया गया। वरिष्ठ जज ये रहे, इनको बकायदा सीजीआई बनाया गया दीपक मिश्रा के बाद, जबकि दीपक मिश्रा खिलाफ ये काफ़ी बोले मीडिया में जाकर के, फिर भी वो बात अलग रखी, सिस्टम को प्राथमिकता दी गई और जो एक पारंपरिक रूप से ही इनका सीजीआई पद पे इनकी नियुक्ति हुई और इन्होंने सीजीआई पद पे काम भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ तो आप पहली बार इतिहास में पहली बार बतौर सुप्रीम कोर्ट जज आपने अपने बॉस सीजीआई के खिलाफ मीडिया में आपने बात करी, फिर भी आपको सीजीआई बनाया क्योंकि आपके अंदर क्षमता थी। आपका गुण देख करके, आपका प्रदर्शन देख करके आपको उचित जो आपकी नियुक्ति होनी चाहिए वहाँ आपको पदासीन किया गया। आपने भी अपने कई फैसले, बड़े प्रमुख फैसले दिए हैं, उनमें ये दो तो राफेल सौदे वाला है और राम जन्मभूमि में जो फैसला, ये दोनों है ही है जो ऐतिहासिक फैसले हैं। इनमें आपने सरकार का पक्ष लिया, पर कुल मिलाकर के इनको ऐतिहासिक फैसला ही माना जाएगा। श्री राम अयोध्या के राम मंदिर के मामले में ये सब बड़ा अच्छा आपने किया, पर राज्यसभा सदस्य के रूप में आपने अपना प्रदर्शन जीरो प्रदर्शन करके अपने सारे जो आपके क्रियाकलाप रहे, आपकी सारी उपलब्धियां जो रही, आपके जितने प्रदर्शन अच्छे जो उल्लेखनीय प्रदर्शन रहे हैं, एक प्रकार से उस पर आपने पानी फेर दिया। ऐसी स्थिति
एक उस पद पर रहे व्यक्ति के लिए एक बड़ी ही विचित्र लगती है। और ये एक आम तौर पर ये ऐसा प्रदर्शन, ऐसी जो गतिविधियां हैं, जो उनकी जो एक निर्णय है, फैसले हैं, वो एक प्रकार से राज्यसभा सदस्य बनना, प्रदर्शन न करना एक माननीय जज का एक गलत फैसला माना जाएगा। यही इसकी चर्चा का एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और इसी के साथ नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,